देखिए मैथ्स की सीरीज में हम एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, जिसका मिक्सचर हमने टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। फिलहाल हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और इसके 2 बेसिक वीडियोस हमने कवर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं आज इस वीडियो में खास क्या है। देखिए पहले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक रेशियो प्रॉब्लम्स देखे और वर्ड प्रॉब्लम्स देखे। आज के लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और साथ में कॉइन्स वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो इसे बहुत ध्यान से देखें। और शॉर्टकट्स पर भी मैं आप पे चर्चा करूंगा कि यहाँ पर क्या शॉर्टकट्स हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं, विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। तो इसे भी ध्यान दें और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा टाइप नंबर 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं, तो देखिए हम कुछ इनकम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, फिर हम उनमें से कुछ खर्चा कर देते हैं और कुछ सेविंग कर लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 100 रुपये कमाए और इसमें से 80 खर्चा कर दिए, तो बताइए बचाए कितने, तो आप बोलेंगे 20 रुपये बचाए। तो देखिए फॉर्मूला हमारे सामने क्लियर है बिल्कुल। इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर मैं माइनस करता हूँ तो सेविंग निकल कर आती है। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, क्या कि अगर मैं सेविंग में ऐड कर दूं अपना एक्सपेंडिचर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरी इनकम मिलेगी, है कि नहीं। ये भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए क्योंकि अब ये रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर्मूला यही होगा मोर और लेस, पर ये सारे क्वेश्चंस रेशियो बेस्ड होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं हमसे। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, A and B have their monthly income in the ratio of 8:5। 2 व्यक्ति हैं मेरे सामने, A और B। इनकी जो मंथली इनकम है वो किस रेशियो में है, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा सही अरेंज कर देता हूँ। A और B 2 लोग हैं, इनकी मंथली इनकम का रेशियो है 8:5। याद रखिए ये इनकम है, यानी इतना इनने कमाया। इसके बाद मुझे बोला है कि इनका मंथली एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो एक्सपेंडिचर मैं लिख देता हूं 5:3। फिर मुझसे बोला गया कि इनकी सेविंग है 12,000 और 10,000। तो देखिए इसकी सेविंग है 12,000 12 के, और इसकी सेविंग है 10 के। 1000 के को हम लोग 1000 बोलते हैं ना। तो अब मुझसे पूछा क्या है, देखिए मुझसे पूछा है कि डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, इनकी आय का अंतर ज्ञात करना है हमको। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद हो, तो मैंने आपको बोला था कि जो चाहिए होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो बाद वाला रेशियो होता है उसे नीचे रखते हैं, और जो भी कम ज़्यादा हुआ रहता है उसे हम सबसे नीचे लिखते हैं। तो चलिए अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए 8 तिया 24 और 5 पंजे 25। अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 1 का, यानी मुझे एक पार्ट की वैल्यू मिलने वाली है। याद रखें ये जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, ऊपर वाले रेशियो के लिए। अगर आपने ऊपर इनकम लिखा है तो आपको इनकम ही मिलेगी। तो इनकम का एक पार्ट कितने के बराबर होगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करें और माइनस करें, तो 5 × 10 50 और 12 तिया 36। तो देखिए 50,000 में से 36,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 14,000 14K। बोलिए क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ पर पता क्या करना था कि एक पार्ट की वैल्यू 14,000, तो मुझे इनका अंतर देखना था। देखिए रेशियो में अंतर कितना है, रेशियो में अंतर है 3 पार्ट का। तो मुझे बताइए एक पार्ट की वैल्यू 14,000, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हैं इजीली। 14 × 3 कितना आएगा, 42K या 42,000। इनके बीच आय का अंतर होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक चीज समझ में आ गई कि कैसे मैं इस चैप्टर में या इस टॉपिक पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करने वाला हूं। अब चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:23 है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसका एक्सपेंडिचर दिया है और इसका सेविंग दिया है। किस रेशियो में है, 26:3, है ना। फिर मुझसे बोला गया है व्यक्ति की मासिक आय 7250 रुपए है, तो मासिक बचत ज्ञात करें। अब देखिए इनकम उसने मुझे बताई है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि खर्चा और सेविंग यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है इनकम। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 29। अब इस 29 पार्ट की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है,
7250। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 7250 में से कितने का भाग देंगे, 29 का। बताइए कितना आएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसको डिवाइड करने पर जो मुझे मिलने वाला है वो है 250, यानी एक पार्ट की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 250। तो मुझे बताइए अगर एक पार्ट की वैल्यू 250 है तो इसकी सेविंग कितनी थी, इसकी सेविंग 3 पार्ट थी, और यही तो मुझे पूछा है बचत। तो देखिए 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 750। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर बेसिक एकदम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी और सी की आय का अनुपात 3-7-4 है। ठीक है, हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनकी आय का अनुपात कितना है, 3, 7 और 4, है ना। फिर मुझसे बोला गया कि इनके खर्चों का अनुपात 4-3-5 है। तो इनकम तो मुझे पता चल गई, अब मुझे बताया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, 4:3:5। बोलिए क्लियर है। फिर मुझे बोला गया है कि अगर ए की 2400 की आय में से, अगर ए 2400 की आय में से 300 रुपए बचाता है, बी और सी की बचत ज्ञात करें। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, उसने मुझे बहाने से ही सही ए की इनकम बता दी। ए की इनकम 2400 है, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो 3 पार्ट हैं इसकी वैल्यू उसने मुझे कितनी बताई, 2400। तो अगर मुझे 3 पार्ट की वैल्यू पता है तो मैं एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 2400/3, यानी एक पार्ट की वैल्यू 800। और अगर एक पार्ट की वैल्यू मिल गई तो मैं यहां से बी और सी की भी निकाल सकता हूं। बी की आय कितनी होगी, देखिए 5600 और सी की आय कितनी होगी, 800 के 3200। तो मुझे एबीसी तीनों की आय का यहां से पता चल गया। फिर उसने बोला 300 रुपए बचाता है। एक बात बताइए मुझे, अगर ए ने 2400 कमाए, 300 रुपए उसने बचा लिए, तो उसने खर्चा कितना किया, उसने खर्च कितना किया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसका जो खर्चा था वो 2100 रहा होगा। भाई 2400 में से 300 रुपए बचाए तो उसने खर्चा कितने किए होंगे, 2100 खर्चा किए होंगे। यानी 4 पार्ट की वैल्यू 2100, और अगर 4 की वैल्यू 2100 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2100/4, जिसकी वैल्यू आएगी 525, है ना। एक पार्ट की वैल्यू 525। तो क्या अब आप मुझे 3 पार्ट और 5 पार्ट की वैल्यू बता सकते हैं। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए ये आएगी 1575, और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पार्ट की वैल्यू आएगी 2625। तो देखिए अब मेरे पास बी की इनकम भी है और खर्चे भी हैं, इसी प्रकार सी की इनकम भी है और खर्चे भी हैं। तो क्या मैं इनकी इनकम और खर्चों, यानी इनकी आय और खर्चों को माइनस करके इनकी बचत बता सकता हूं। बिल्कुल इजीली बता सकता हूं। बताइए कितना कितना आएगा। बी की बचत कितनी होगी, 4025, और वहीं सी की बचत कितनी होगी, तो सी की बचत के लिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 575। तो मुझे बी और सी की बचत मिल गई, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए। तो बोलिए मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी जरूर लगा होगा आपको नंबर्स के लिए, बट इतना भी कठिन नहीं था। एसएससी 1999 का है, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन, पर फिर भी बेसिक और कंसेप्ट के हिसाब से आज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी की आय का अनुपात 7-9-12 है। ठीक है, मैंने मान लिया ए बी और सी कितना कितना कमाते हैं, 7, 9 और 12। अब देखिए ये अनुपात में है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ए 7x कमाता है, वहीं बी 9x कमाता है और सी 12x कमाता है ना। इसी प्रकार ये इनका इनकम का रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर भी उसने बताया है क्या, इनके खर्चों का अनुपात 8-9-15 है। तो अगर मैं इसको 8:9:15 बोलूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 8y है, ये 9y है और ये 15y है। x क्यों नहीं लिया, x पहले एक जगह ले चुका हूं। अगर एक अनुपात में मैंने x यूज कर चुका है तो दूसरे अनुपात में मैं x यूज नहीं करूंगा, y यूज करूंगा। तीसरा अनुपात आएगा तो x y के बाद फिर मैं z करूंगा, a करूंगा, b करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर x y नहीं करूंगा। अब मुझसे क्या बोला गया है कि इनकी सेविंग के बारे में कुछ बताया गया है। क्या, ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। चलिए यहां से बहुत अच्छी बात है, ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करें।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए ने अगर 7x कमाए हैं तो ये 7x का 1/4 बचा रहा है? बोलिए क्लियर है? 7x का 1/4 बचा रहा है। अगर ये 7x का 1/4 बचा रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 7x का 3/4 खर्चा कर रहा होगा? यही तो इसका खर्चा होगा ना। अगर ये 1/4 बचाता है तो खर्चा कितना करेगा? 3/4। और यहाँ पर खर्चा कितना है? 8y। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 8y के बराबर है? और अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो यहाँ से देखिए बहुत सिंपल मैं x और y का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए 7 या 21, तो हो जाएगा 21x/4 बराबर 8y। x अपॉन y कितना आएगा? 8 चौके x अपॉन y कितना आएगा? 8 चौके 32/21। नहीं कट सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे x और y का रेशियो पता चल गया। x और y का रेशियो पता चलने का मतलब अब मुझे x की जगह 32 रखना है और y की जगह 21 रखना है। तो मुझे a की इनकम, b की इनकम, c की इनकम मिलेगी। y की जगह 21 रखूंगा तो a का खर्चा, b का खर्चा और c का खर्चा मिलेगा, और दोनों को माइनस करता जाऊंगा तो मुझे a की बचत, b की बचत और c की बचत मिलती जाएगी, और फिर मैं उनका रेशियो निकाल सकता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और विथ नंबर्स भी बताइएगा। करना क्या है, x की वैल्यू 32 रखनी है तो a की इनकम, y की वैल्यू 21 रखेंगे तो a का खर्चा, दोनों को माइनस करेंगे तो a की बचत मिलेगी। सेम यहाँ पर भी x और y की वैल्यू रख के माइनस करेंगे तो b की मिलेगी, और यहाँ पर x और y की रख के माइनस करेंगे तो c की मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का सही आंसर बताएं क्या होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। इनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। अगर व्यक्ति क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों व्यक्तियों की आय ज्ञात करें। यहां पर आय है, आय। चलिए ठीक है, निकालते हैं दोनों व्यक्तियों की आय। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो निकालना हो उसका रेशियो पहले रखेंगे। तो निकालना क्या है, इनकम निकालनी है। तो इनकम का रेशियो क्या है, देखिए 5:3। दूसरा रेशियो खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, तो इसे नीचे रखेंगे। रेशियो क्या है, 9:5। और यहां से कितना कितना इन लोग बचा लेते हैं, तो ये बचाता है 1300 रुपए और ये बचाता है 900 रुपए। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका यूज करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स के साथ क्रॉस करेंगे। कितना कितना, देखिए 5 पंजे 25 होता है, 9 तिया 27 होता है। इनका अंतर कितना आएगा, 2 का, यानी मुझे 2 पार्ट की वैल्यू मिलने वाली है। कहाँ से मिलेगी, जब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8100, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6500। बोलिए क्लियर है? 13 पंजे 65 होता है, 2 जीरो लग गए, 9 9 से 81 होता है, 2 जीरो लग गए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो तो ऐसे कैसे किया जाएंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, यानी 2 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू 800। और अगर 1 की वैल्यू 800 है तो बताइए 5 की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल 800 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4000। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 के साथ 800 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2400। तो मुझे ए और बी की आय मिल गई 4200। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। देखिए कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया ये, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको पता है, बस उसको लगाना आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस तरीके से, ताकि आपको वो मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। अगर इनके खर्चों का अनुपात 1:2 है, वह प्रत्येक व्यक्ति 24,000 रुपए बचाता है, तो ए की आय ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल और बकवास सवाल क्या है, देखिए ए और बी की आय का रेशियो, ए और बी की इनकम का रेशियो मुझे दिया हुआ है। मैं इसको यहां पर ऐसे लिखता हूं, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है, 2:3, है ना। सेम चीज मुझे बोलिए इनके खर्चों का अनुपात क्या है, 1:2। बचाते कितना है, तो देखिए ये बचाता है 24,000 और ये भी बचाता है 24,000। बोलिए क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूँ, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, ये 24 दूनी 48,000 माइनस 24 एकम 24, तो ये 24,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये वापस 24,000 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू 24,000, तो 2 की वैल्यू 48,000 होगी। तो मुझे यहाँ से पता चल गया ए की इनकम कितनी है,
48,000 यानी ऑप्शन डी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर आपकी सेविंग दोनों की सेम होती है, ऐसी सिचुएशन पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक तरीका और बताया था, अगर कोई रेशियो मुझे दिया है और सेम नंबर यहां से कम हो रहा है और दूसरे रेशियो से भी सेम नंबर कम हो रहा है और रेशियो निकल के आ रहा है सपोज 1:2, तो हमको क्या करना होता था, हम यहाँ पर अंतर देखते थे एक का, यहाँ पर अंतर देखते थे एक का, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से 2 से 1 हो गया यानी 1 कम हुआ, यहाँ 3 से 2 हो गया यानी 1 कम हुआ, 1 की वैल्यू 24,000 तो 2 की वैल्यू 48,000। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना। दोनों तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अपने आप में अच्छा तरीका है, पर जब आपकी बचत दोनों जगह सेम हो, प्रत्येक आदमी ना दोनों जगह सेम बचा तो ये मेथड ज्यादा बेटर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अमित और वीर की आय का अनुपात 3:2 है, वहीं इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। अगर प्रत्येक व्यक्ति 1,000 रुपए बचाता है तो अमित की आय ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक व्यक्ति 1,000 रुपए बचाने पर आया, मतलब मैं समझ गया कि मुझे इनकम में से दोनों में 1,000 माइनस करना है। तो देखिए इनकम क्या रेशियो पे था, 3:2। दोनों में से मुझे कितना माइनस करना है, 1,000 माइनस करना है, और ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 5:3। कैसा क्या करना होता है, अगर सेम नंबर घटाना है या सेम नंबर बढ़ाना है तो अंतर देखते हैं, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, अंतर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 तो ये हो जाएगा 6 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 5, 3। देखिए कितना कम हुआ, 1, यहाँ से भी कितना कम हुआ, 1। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 1,000। 1 की वैल्यू अगर 1,000 तो उसने मुझसे बोला है अमित की इनकम, अमित की इनकम कितनी थी, देखिए 3 का मतलब कितना हुआ, 3,000 होगा, तो 3,000 आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, देखिए मैंने आपको बताया था ना, रेशियो 1 पार्ट की वैल्यू 3:2 के लिए नहीं है, ये 6:4 के लिए है। तो इस 1 पार्ट की वैल्यू को 6 में पुट करेंगे तो 1 की वैल्यू 1,000 तो 6 की वैल्यू 6,000। ये होगा मेरा सही आंसर ऑप्शन डी। छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, गलती ना करें यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है, यानी इनकम मुझे फर्स्ट ईयर और इनकम फॉर सेकेंड ईयर मुझे बताया हुआ है, किस रेशियो में है, 2:3। फिर मुझसे बोला गया है इन वर्षों में खर्च का अनुपात 5:9 है, यानी जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा था फर्स्ट ईयर में और एक्सपेंडिचर हो रहा था सेकेंड ईयर में, इसका रेशियो उसने बताया कितना, 5:9। फिर मुझसे बोला अगर दूसरे वर्ष की मेरी आय 45,000 रुपए है, दूसरे वर्ष की इनकम का मतलब यहां पर ये जो इनकम है ये उसने बता दी 45,000। बोले क्लियर। वह पहले वर्ष के खर्च कितने थे, ये है, ये कितना है, 25,000 रुपए है। तो दोनों वर्षों की कुल बचत कितनी होगी, तो देखिए आपको इस रेशियो से भी एक पार्ट की वैल्यू मिल सकती है और इस रेशियो से भी एक पार्ट की वैल्यू मिल सकती है। यहां पर एक पार्ट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, देखो 3 = 45, तो 1 की वैल्यू 15,000, तो 2 की वैल्यू 30,000, यानी पहले साल व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए थे, 30,000। वहीं दूसरे वाले की बात करें तो देखिए दूसरे रेशियो में भी आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 की 25 तो 1 की 5,000, तो 9 की 9 पंजे 45,000। तो पहले वर्ष 30,000 कमाए, 25 खर्चा कर दिए, बताइए बचाए कितने, 5,000। और दूसरे वर्ष 45 कमाए और 45 खर्चा कर दिए, तो बताइए बचाए कितने, 0। तो बताइए दोनों वर्ष की कुल आय कितनी होगी, 5,000। सॉरी, दोनों वर्ष की कुल सेविंग कितनी होगी, 5,000। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ए की आय बी से 140 रुपए अधिक है, सी की आय डी से 80 रुपए अधिक है, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, बी डी की आय का अनुपात 1:2 है, ए बी सी डी की आय ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहां पर मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है, मैं उन सबको पहले लिख लेता हूं। ए की आय बी से 140 रुपए अधिक है, यानी
ए की आय कितनी है, 20 से 140 अधिक। सी की आय, सी कितना है, डी से 80 रुपए अधिक। ये डेटा मुझे दिया हुआ है। फिर उसने बोला ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, यानी ए रेशियो सी कितना है, 2:3। फिर बोला बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो बी और डी की आय का अनुपात कितना है, 1:2 है। देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंबाइन रेशियो नहीं निकाल सकता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप कंबाइन रेशियो मत निकालने चले जाइएगा, कुछ कॉमन होता तो फिर मैं कंबाइन रेशियो निकाल सकता था। फिर उसने बोला ABCD की आय का अनुपात ज्ञात करें, या ABC की आय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। क्या मैं यहाँ से A को 2x और 3x बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इसी प्रकार BD के केस में क्या मैं इसको 1y और 2y बोल सकता हूँ। देखिए मैंने y क्यों लिया, क्योंकि x ऊपर ले चुका था, तो यहाँ पर y लूंगा। तो अब चलिए इसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, देखिए 2x इक्वल्स टू b कितना है, 1y प्लस 140। यहीं से c के लिए क्या लिखूंगा, देखिए 3x इक्वल्स टू कितना बताइए, d की वैल्यू 2y प्लस 80। तो अब यहां से मेरे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन के साथ मेरे पास दो वेरिएबल भी हैं, तो मैं इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन ये जो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 140, ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया कि नहीं। इस y को मैंने यहाँ ले आया, ऐसे ही इस 2y को यहाँ पर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। अब यहाँ पर हम कई बार क्या करते थे, यहाँ पर हम करते थे कि किसी तरीके से या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देता था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। तो नीचे 2y और ऊपर 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 280, और यहाँ पर तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। सिंपल माइनस कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, तो y से y कैंसिल, 4 में से 3 गया, तो x इक्वल्स टू 200। और जैसे ही x इक्वल्स टू 200 आया तो मैं बता सकता हूँ किसी दो की वैल्यू, किस किस दो की, a और c की। कैसे, यहाँ पर रखूंगा तो 200 इंटू 2, a की इनकम हो गई कितनी, 400। बताइए क्लियर है, रुपीज। वहीं c की इनकम कितनी हो जाएगी, वापस यहाँ पर 200 रखिए, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। बोलिए क्लियर। और अगर आपको a और c की पता चल गई तो b और d की भी तो बता सकते हैं। देखिए a की कितनी थी, b से 140 अधिक। अगर मैं यहाँ पर 400 रख दूं तो माइनस 140 करना पड़ेगा, तो बताइए कितना आएगा, b इक्वल्स टू 400 माइनस 140, आंसर होगा 260। उसी प्रकार d के लिए क्या बोलूंगा, तो देखिए d की वैल्यू कैसे निकालूंगा, c में अगर मैं 80 घटा दूं तो आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू थी 600, तो ये आ जाएगा 520। तो a b c d सबकी वैल्यू पता चल गई, ऑप्शन c विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। 8,000 रुपए ABC के बीच इस प्रकार वितरित किए जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होते हैं। नोट प्राप्त होने का मतलब A को 500-500 के नोट मिले, B को 200-200 के नोट मिले और C को 100-100 के नोट मिले। उनके द्वारा प्राप्त राशि 15:2:3 में है। देखिए राशि का मतलब जो टोटल अमाउंट होता है ना, उसकी बात कर रहा है, क्या अनुपात में है। 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें। बेसिकली आपको ये निकालना है कि ए को कितने नोट मिले, बी को कितने नोट मिले और सी को कितने नोट मिले। चलिए अब यहाँ पे अपन समझते हैं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं ए, बी और सी की जो राशि का अनुपात है वो क्या है, वो है 15:2:3। यानी ए को टोटल कितने रुपए मिले, 15x, बी को टोटल कितने रुपए मिले, 2x और सी को टोटल कितने रुपए मिले, 3x। तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो देखिए 15 और 2 17 और 3 20x रुपए हो गए। ए को 15x रुपए मिले, देखिए राशि का अनुपात था ना, बी को 2x मिले और सी को 3x मिले, टोटल कितने रुपए हो गए 20x। और 20x का मतलब 8,000, क्यों, क्योंकि टोटल रुपए तो 8,000 ही थे ना।
0 से 0 काटेंगे, 2 से और काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 400। और जैसे ही x की वैल्यू 400 आई तो अब मैं बता सकता हूँ a को कितने रुपए मिले। गुणा करें 400 से, 15 गुणे 400 कितना होता है 6000। बोलिए क्लियर। इसी प्रकार b के लिए अगर मैं बोलूं तो गुणित करें 400 से, कितना होता है ये हो जाएगा 800। इसी प्रकार 3 के लिए गुणा करें 400 से, कितना हो जाएगा 1200। देखिए सबको जोड़कर देखिए 8000 होता है, बिल्कुल होता है। तो अब मुझे पता चल गया a को 6000 रुपए मिले, b को 800 रुपए मिले और c को 1200 रुपए मिले। तो मुझे बताइए 500 के नोट a को मिले थे, टोटल 6000 रुपए। तो बताइए कितने नोट, 500 से भाग दे दें, भाग देने पर क्या आएगा 12 नोट किसको मिले a को। इसी प्रकार 200 के 800 यानी कितने नोट हो गए, सिंपल है ना 4। डिवाइड भी कर सकते हो आप 200 से, तो यहाँ से 4 नोट मिलेंगे। और यहाँ कितना आएगा तो देखिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, कितने नोट हो गए 12 नोट। अब क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 4 से काट लीजिए 3 1 3। इस अनुपात में नोटों की संख्या थी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो देखिए यहां तक था हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन। कुछ कंसेप्ट सीखे, कुछ शॉर्टकट देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर समझा, कैसे लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 पर, यानी कॉइन्स वाले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन। देखिए कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे कैसे जाएंगे, तो आपको बोला जाएगा कि एक थैली में कुछ 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। कुछ और भी हो सकता है, 20 पैसा, 25 पैसा, 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं एक थैले में। अब देखिए यहां पर इसकी दो चीजें निकल कर आती। पहला, इसका नंबर, यानी कितने सिक्के हैं मुझे वो पता होने चाहिए। और फिर जब मुझे नंबर पता चल जाता है तो वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो मुझे बताइए कितनी वैल्यू होगी। यानी रुपीज में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने रुपए हो गए, तो आप बोलेंगे 50 रुपए। पर वहीं अगर आपसे मैं बोलूं कि यहां पर 50 पैसे के 60 सिक्के हैं, नंबर हैं कितने 60, तो मुझे बताइए कितने रुपए। तो अब आप रुपए बोलेंगे 30। 25 पैसे के लिए क्या बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं 25 पैसे के लिए यहां पर 60 कॉइन्स हैं, तो बताइए यहां पर कितने रुपए होंगे। तो अब आप बोलेंगे 15। कैसे, तो देखिए जब हमें कॉइन्स को नंबर से वैल्यू में जाना होता है तो मैं डिवाइड करता हूं कितने से, 1 रुपए को 1 से ही डिवाइड करूंगा, पर 50 पैसे को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए होते हैं 1 रुपए बनाने के लिए। वहीं 25 पैसे के लिए कितने से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। तो यहां पर 4 सिक्के चाहिए होते हैं 1 रुपए बनाने के लिए, है ना। इसी प्रकार जब मैं उल्टा आऊंगा, उल्टा आने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 50 रुपए हैं 1 रुपए के, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलेंगे 50 ही तो सिक्के होंगे। यहां पर आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, यहां से यहां आने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और यहां से यहां आने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके से कोई इक्वेशन बनाते हैं या इस टाइप की कोई कंडीशन आती है, तो आप कॉइन के नंबर से वैल्यू पर जा सकते हैं या वैल्यू से कॉइन पर आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। अब मैं इसको रटने को नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में 25 पैसा आता है कि 20 पैसा आता है कि 15 पैसा आता है, मुझे भी नहीं पता, 10 पैसा आता है, क्या आता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 20 पैसे के सिक्के हैं, तो बताइए 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के, 5। तो देखिए आप जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे। वहीं अगर मैं आप 10 पैसे की बात करूं तो आप बोलेंगे 10 कॉइन्स चाहिए होंगे। तो जब आप यहां से यहां आएंगे नंबर से वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 10 करिएगा, और जब आप ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करिएगा। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब इसका उपयोग क्या है या इसका होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए रेशो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रेशो बीच में आएगा, और बस आता ही है थोड़ी देर में रेशो बीच में। कैसे, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर कुल सिक्के कितने हैं, तो आप बोलेंगे 50, 60, 110 और ये होगा 170 सिक्के। पर वहीं आपसे अगर मैं पूछूं इस बक्से में कुल कितने रुपए हैं, इस थैले में कुल कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे 50 और 30 80 और ये हो गया 95, है ना। तो आपको होगा क्या, आप समझिए, यहां पर आपको कुछ जानकारी रेशियो में दी जाएगी।
रेशियो या तो आपको नंबर्स का बताया जाएगा और टोटल रुपए में दे दिया जाएगा, या फिर उल्टा ये हो सकता है कि रेशियो आपको वैल्यू का बताया जाए और टोटल दे दिया जाए सिक्कों की संख्या। तो यहां पर बेसिकली वाइस वर्सा चलता रहेगा, उल्टा चलता रहेगा कि अगर आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात बताया गया तो आपको टोटल में रुपए बताए जाएंगे, और अगर आपको वैल्यू का अनुपात बताया गया तो टोटल आपको संख्या में बताया जाएगा। कुछ इस तरीके से हिसाब चलेगा। अब क्वेश्चन में इसको ज्यादा बेटर समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इनकी संख्या का अनुपात क्या है, 1:2:3। अगर व्यक्ति के पास कुल 6.5 रुपीज है, देखिए ये अगर नंबर है तो दूसरी चीज होती है वैल्यू। अगर आपको रेशियो नंबर का बताया गया तो टोटल 6.5 रुपीज आपको वैल्यू बताई गई। क्या आपको ये चीज समझ में आई? वो चाहता तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी बता सकता था, पर वैसे में क्वेश्चन इजी हो जाता। तो रेशियो अगर आपको नंबर का बताया जाएगा तो टोटल रुपए में बताया जाएगा 6.5 रुपीज, और अगर आपको रेशियो वैल्यू का बताया गया तो टोटल आपको संख्या का बताया जाएगा, यानी नंबर्स का बताया जाएगा। तो ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर एक सिक्का है तो यहां से नीचे आने के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्यों? क्योंकि 50 पैसे का 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के, 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए क्योंकि ये रेशियो था तो मैं इसको 1x, 2x और 3x ले सकता हूं कि नहीं, तो क्या मैं इसको x/2 ले सकता हूं? इसी प्रकार यहां पर अगर मैं देखूं तो इस बार मुझे डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 25 पैसे को 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 4। तो यहां से मैं इसको 2x/4 करूंगा, और यहां से मैं इसको कितने से डिवाइड करूंगा बताइए, 10 पैसे के लिए डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 3x/10। और इन सब का वैल्यू का टोटल कितना है 6.5, तो यहीं से मेरा आंसर निकल के आने वाला है x/2 प्लस 2/4 को भी मैं x/2 लिख सकता हूं, प्लस 3/10, 3x/10 इक्वल्स टू 6.5। नीचे एलसीएम ले ले कितना आएगा, तो देखिए ये 5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब एलसीएम 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेना, 5 5 10 और 3 13x बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 10 यहाँ से, ये हो जाएगा 65। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5। तो अब उसने मुझसे क्या पूछा, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 3x थी, 3x में 5 रख लेंगे, 15 सिक्के, 15 कॉइन्स। आंसर सी। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें और भी क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि अगर रेशियो नंबर का रहेगा तो टोटल वैल्यू में रहेगा, अगर रेशियो वैल्यू का रहेगा तो टोटल नंबर का रहेगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आगे की काम अपन और आसान कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। किसी बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। दो चीज होती है, नंबर होती है, वैल्यू होती है। आगे क्या बोला गया देखिए, पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 3, 8, 20 है। अब देखिए अनुपात किसका बताया गया, संख्या का, तो ये है 3, 8 और 20। और जैसे ही संख्या का अनुपात बताया जाए समझ जाइए कि आपको टोटल किसमें देने वाला है, वैल्यू का। तो देखिए रुपीज उसने टोटल कितने बताए, 372 रुपए बताए। तो ये आपको समझ में आ गया क्रॉस कैसा रिलेशन है। नंबर का रेशियो रहेगा तो टोटल रुपीज में रहेगा, और अगर वैल्यू का रेशियो रहेगा तो टोटल नंबर में रहेगा। वो क्वेश्चंस भी अपन करेंगे आगे। तो अब चलिए, मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कुल सिक्कों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3x, 8x और 20x मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। यहाँ कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, और यहाँ कितने से, 4 से। देखिए मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। 1 रुपए के 1 रुपए है, 1 रुपए के कितने सिक्के, तो एक ही सिक्के में 1 रुपए बन जाएगा। 50 पैसे के लिए 2 सिक्के चाहिए पड़ेंगे, और 25 पैसे के लिए 4 सिक्के चाहिए पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा 3x, ये कितना आएगा 4x, और ये कितना आएगा 5x।
ये आ गई टोटल वैल्यू और इनकी टोटल वैल्यू है 372। सबको जोड़ने के बाद 372 आना चाहिए। ये है 9 5, तो ये 12x बराबर 372। कितना आएगा x की वैल्यू बताइए? ये आएगी 31। x की वैल्यू 31 आ जाएगी। बोलिए क्लियर? x की वैल्यू 31 आई तो मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था कुल सिक्कों की संख्या। देखिए टोटल सिक्के कितने हैं, तो ये 3x है, ये 8x है, ये 20x है। टोटल निकालने जाओगे तो ये 31x हो जाएगा, है कि नहीं? ये 28 प्लस 3 31x, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? अगेन 31। तो टोटल सिक्के कितने होंगे? तो 31 इंटू 31। कितना आंसर आएगा बताइए? आंसर होगा 961, यानी ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंसेप्ट धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, याद रखिए 10 रुपए हैं, पैसे नहीं है, जिनकी कुल कीमत 650 रुपए है। ठीक है, 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो कुल कितने सिक्के हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, बराबर संख्या का मतलब क्या होता है? हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके पहले मिक्सचर पढ़ा, हमने एक बात तो समझ ली, बराबर का मतलब 1:1:1 है। और देखिए फिर वही हुआ, संख्या यानी नंबर का रेशियो 1:1:1 दिया है, और टोटल आपको वैल्यू का दिया है 640। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब आप नंबर से वैल्यू पर आएंगे तो ये 1x है, ये 1x है, ये भी 1x है, पर 1 रुपए के 1x सिक्के तो रुपए भी 1x ही होंगे, पर 5 रुपए के 1x सिक्के तो अब मुझे बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 5x। इसी प्रकार 10 रुपए के x सिक्के तो रुपए कितने हो जाएंगे? तो ये 10x रुपए हो जाएंगे, और इन सब का टोटल मुझे 640 रुपए दिया है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये 15 और 1 16x बराबर 640। 40 बार में कट आएगा, x की वैल्यू 40। तो मुझे बताइए कुल कितने सिक्के? कुल सिक्के 3x थे। एक सिक्के की वैल्यू या x की वैल्यू 40 है, तो 3x की वैल्यू, तो 3 इंटू 40 इक्वल्स टू 120, यानी कुल कितने सिक्के? 120। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको कि मैं ये नंबर और वैल्यू का क्या खेल है सिक्कों की संख्या और उनके वैल्यू के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़े, इस बक्से में 1 रुपए 50 पैसे के कुल 210 सिक्के हैं। बढ़िया। दोनों प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत का अनुपात 13:11 है। 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? देखिए अब आपके पास दो ही प्रकार के सिक्के हैं, पहला है 1 रुपए वाला और दूसरा है 50 पैसे वाला। यहां पर नंबर और वैल्यू यही दोनों का खेल रहता है। नंबर की अनुपात क्या है नहीं पता, मुझसे इतना बोला गया है कि कुल 210 सिक्के, यानी टोटल इस बार नंबर को बताया गया है 210 कॉइन्स, 210 सिक्के। उसके बाद बोला गया दोनों प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत का अनुपात 13:11 है, यानी वैल्यू का रेशियो 13:11 दिया हुआ है। देखिए फिर वही कहानी जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, नंबर और वैल्यू में अगर अनुपात वैल्यू का है तो टोटल नंबर का देगा। इसके पहले क्या हो रहा था, अनुपात नंबर का दे रहा था तो टोटल वैल्यू का दे रहा था। तो अगर रेशियो वैल्यू का दिया है तो टोटल नंबर का मिलेगा, और रेशियो नंबर का दिया है तो टोटल वैल्यू में मिलेगा। तो अब चलिए इसको कैसे बनाना है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं 13x है, 11x है। अब वापस नंबर पर जाना है, तो देखिए 13x 1 रुपए यानी 13 ही सिक्के होंगे। वहीं 50 पैसे के 11 रुपए, इसको ऐसे ही समझिएगा, 50 पैसे के 11 रुपए। 11 रुपए क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है ना, 11 रुपए। तो सिक्के कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 22, तो ये 22x। इन सब का टोटल 210 है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 13x प्लस 22x इक्वल्स टू 210। दोनों को जोड़ें कितना आएगा? ये आएगा 35x इक्वल्स टू 210। x की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 30 बार में, 5 से काट लीजिएगा 6 बार में। बोलिए क्लियर? x की वैल्यू 6 टाइम्स। क्या पूछा है? कुल कितने सिक्के, सॉरी 1 रुपए के कुल कितने सिक्के। तो x की वैल्यू 6 है, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 13x हैं। तो देखिए 13 इंटू 6 कितना होता है? 18 का 1 78 विल बी दी राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। बोलिए क्लियर है? तो आपको ये रेशियो और वैल्यू समझ में आ गई।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला सवाल, किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। मतलब मैं समझ गया कि सिक्कों की संख्या दी हुई है, नंबर, वैल्यू, कितने कितने कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। यहां पर नंबर टोटल में दिया है कितना, 175। तो अब आप मुझे बता सकते हैं रेशियो किसका बताएगा, रेशियो वो वैल्यू का बताने वाला है। देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत बराबर, तो बक्से में कुल कितने सिक्के, कीमत बराबर का मतलब रेशियो 1:1:1:1 रहने वाला है। ये बात हमने पढ़ चुका है। ये 175 कुल सिक्के हैं, रेशियो है 1:1:1, ये वैल्यू का रेशियो है। तो अब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर। कैसे निकालूंगा, ये 1x है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, और ऊपर जाते टाइम अपन क्या देखेंगे, 1 रुपए, एक रुपए का सिक्का 1 रुपए, यानी एक ही सिक्का होगा। पर 50 पैसे का 1 रुपए तो कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे का 1 रुपए तो कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन सब का टोटल कितना है, इन सब का टोटल है 175। चलिए जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7x इक्वल्स टू 175। तो x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, डिवाइड कर लेंगे 175/7, काटिए 2 बार में 14, 3 बचा 5, 25, x की वैल्यू 25। क्वेश्चन क्या पूछा था, बक्से में कुल कितने रुपए हैं। देखिए x की वैल्यू 25, यानी ये 25 रुपए होंगे, ये भी 25 रुपए होंगे, और ये भी 25 रुपए होंगे, यानी बक्से में कुल कितने रुपए हो गए, 75 रुपए हो गए। यानी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गई होगी पूरी पिक्चर, किस तरीके से कॉइन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ये छोटा सा अगर आप 2 लाइन लिख लेंगे तो आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 280 है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, दो चीज होती है, या तो नंबर होता है या वैल्यू होती है। आपको टोटल किसका दिया है, संख्या का, यानी नंबर टोटल कितने हैं, 280। समझ जाइए अनुपात किसका बताएगा, वैल्यू का। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत का अनुपात 8:4:3 है। समझ ही गए थे वो तो हम, कि अनुपात वैल्यू का बताने वाला है। तो बक्से में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए 8x 4x 3x, यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 8x, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 8x, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कितना 4, तो ये हो जाएगा 12x, और इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 280। चलिए ये हो जाएगा 28x इक्वल्स टू 280। तो x की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है कितनी, 10, और अगर x की वैल्यू 10 तो 8x की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी, यानी 50 पैसे कितने सिक्के, 80। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो देखिए यहां तक था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक 3 वीडियोस हमने कंप्लीट किया अभी। इसके बाद जो आएगा वो होगा प्रैक्टिस सेशन, यानी 4th वीडियो प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम जमाने भर के जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है उन सबको उठाकर लाएंगे, उनको बनाएंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो कितना वहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया है, बाकी भी वीडियोस देखे हैं, तो 4th वीडियो ज़रूर देखें। प्रैक्टिस सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो लाइक करिए,